यस, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग कर चुके थे। स्टोरी अगर किसी को याद नहीं है तो मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। स्टोरी आपका वो स्टोरी का आपका मैंने बोला था आपको स्क्रीनशॉट रखने के लिए, अगर है तो ठीक है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज लेट मी रिमाइंड यू। स्टोरी आपकी इतनी सी थी कि एक हरिपंत नाम का एक मैजिस्ट्रेट था जो कि बहुत ही लॉयल जजमेंट करता था, बहुत ही अच्छा जजमेंट करता था। निरंजन जो था वो बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वो अपने कस्टमर्स को खराब सामान बेचकर, मिलावट वाला सामान बेच के प्रॉफिट कमाता था, सिर्फ उसे पैसे से मतलब था। और उसे हरिपंत ने किस तरह पनिशमेंट की, ये आपकी स्टोरी थी। सो इफ यू रिमेम्बर द स्टोरी यू कैन आंसर वेल, अदरवाइज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, उसके बाद some question not related to specific your paragraph. Question number 16 है, what effect did निरंजन punishment have? मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि निरंजन को पनिशमेंट मिलने के बाद क्या असर पड़ा। निरंजन पे असर पड़ा या गांव वालों, मतलब जो भी कंट्री पर्सन थे, पब्लिक थी उस पे, या बाकी मर्चेंट थे, या हरिपंत था, किस पे असर पड़ा ये नहीं यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है। यहाँ पे सिर्फ इस पे यही पूछा जा रहा है कि निरंजन की पनिशमेंट के बाद क्या इफेक्ट पड़ा। अंडरस्टूड? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए ऑप्शन, ऑल द मर्चेंट्स लर्नड their lesson and supplied only good quality ghee. Option B, Niranjan lost all his customers and has to close down his shop. Option C, people began to fear Haripant because of his severe punishments. Option D, Niranjan gave into all his customers' demand, even if it meant making a class. मेकिंग अ क्लास अगर नहीं पता किसी को तो मैं बता दूं, मेकिंग अ क्लास मतलब कि कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी नुकसान हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो भी कस्टमर कह रहा है वो निरंजन जो है चुपचाप मान रहा है। ऑप्शन नंबर ई, निरंजन नेवर अल्टरेट द घी देयर आफ्टर। ये 5 ऑप्शन है आपके पास। स्टोरी अगर नहीं याद है, जो स्क्रीनशॉट लिए थे स्टोरी का, उसके बाद आप रेफर बैक कर सकते हो, उसके बाद आंसर करो। लेकिन whatever way you can answer me, either you can raise your hand here or you can write down the options in the chat box. I can see 2 options here. 2 बच्चों ने already answer कर दिया है, बाकी अगर answer करना चाहते हैं तो they can answer it. I'm giving you at least 1 or 2 minutes, वो काफी है उतना answer करने के लिए। नहीं याद है तो again I'm telling कि जो story थी वो आपके पास होगी screenshot में, मैंने बोला था रखने के लिए आपके पास, तो आप उसे पढ़ सकते हो screenshot के थ्रू। Yes, I have 3 to 4 answers here. बाकी स्टूडेंट भी आंसर कर सकते हैं। And again I am reminding you, जितने भी स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट हैं, प्लीज कनेक्ट योर ऑडियोज प्रॉपरली, ठीक है, और अपना डिस्प्ले नेम सही रखेंगे। Yes, I can see a lot of students answering question. Anyone else who would like to answer? चलिए, 5 स्टूडेंट ने ऑलरेडी आंसर कर दिया। अगर कोई आंसर करना चाहता है तो कर सकता है while I am explaining, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि निरंजन के पनिशमेंट से क्या इफेक्ट पड़ा। नाउ हियर in the story it is only one line that is mentioned in the story. जो लास्ट लाइन है आपकी स्टोरी के लास्ट लाइन में मेंशन किया गया है कि जो पब्लिक है उसे, पहली बात तो ये मेंशन किया गया कि निरंजन को तीनों सजा भुगतनी पड़ी क्योंकि उसे एक भी सजा उसने कंप्लीटली नहीं कर पाया वो। दूसरा बात यहाँ पर लिखा है कि जितनी भी पब्लिक है उस कंट्री में, जो भी लोग थे, ठीक है, जो किंग वीर के किंगडम में आते थे, उन सभी ने
उन सभी को आदत हो गई किस चीज की? अच्छा क्वालिटी का घी खाने की या अच्छा क्वालिटी का खाना खाने की उसे आदत हो गई। जितने भी वहां पर पब्लिक थी उन सभी को आदत हो गई अच्छा क्वालिटी का खाना खाने की। इसका मतलब ये हुआ कि निरंजन की पनिशमेंट का इफेक्ट सिर्फ निरंजन पे ही नहीं बाकी मर्चेंट्स पे भी पड़ा। सो योर आंसर वुड बी ए। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो वो स्टोरी में लास्ट लाइन जाके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है किस पे असर पड़ा है, बट इनडायरेक्टली बोला गया है कि जो पब्लिक थी उसे आदत हो गई, उस सजा के बाद उसे आदत हो गई अच्छा क्वालिटी का घी खाने की। यानी कि बाकी जितने भी मर्चेंट थे, ऑब्वियसली निरंजन के अलावा और भी बहुत मर्चेंट्स होंगे वहां पर, तो वहां जितने भी मर्चेंट थे उन सभी लोगों ने वहां पर अच्छा क्वालिटी घी बेचने का शुरू कर दिया। किसी ने भी कस्टमर को धोखा नहीं दिया। अंडरस्टूड? नाउ इफ यू आर हैविंग मैम एनी आप, एक्सक्यूज मैम, डाउट। हाँ बच्चे बोलो। मैम आपने बताया था कि ये मेंशन नहीं है मैम, लेकिन वो तो फिर एक अपना भाव मैम वो एक्सपेक्ट करके फिर ये बता रहे हैं ना आंसर ए के हिसाब से। नहीं नहीं, ये इनडायरेक्टली, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पब्लिक वहां पर लिखा हुआ है कि पब्लिक गॉट यूज टू ईटिंग गुड फूड और गुड क्वालिटी घी, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये क्या सप्लाई कर रहा है, मतलब क्या मीनिंग बता रहा है ये? कि जितने भी पब्लिक है वो जो भी घी ला रहे थे वो सही था, वो प्योर था। ऑब्वियसली पब्लिक अपने से तो घी लगाना शुरू नहीं कर दी थी ना, घी बनाना शुरू नहीं कर दी, वो खरीद के ही ला रहे थे। तो जितने भी मर्चेंट्स थे उन सभी ने घी अच्छा बेचना शुरू किया, तब लोगों ने घी अच्छा खरीदना शुरू किया और सब लोगों ने अच्छा घी खाना शुरू किया। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट है, तो लास्ट वाली लाइन मेंशन है, इनडायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, डायरेक्टली ये चीज मेंशन नहीं है कि सभी मर्चेंट्स ने अच्छा क्वालिटी घी खाने लगे, लेकिन इनडायरेक्टली ये चीज मेंशन की गई है। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि वहां पर इस लाइन में, जो लाइन वहां पर लिखी गई है कि पब्लिक अच्छा क्वालिटी घी खाने लगी, उन्हें आदत पड़ गई, इस लाइन का क्या मीनिंग निकलता है? तो इस लाइन का ये मीनिंग निकलता है कि जितने भी मर्चेंट्स थे उन्होंने अच्छा क्वालिटी का घी सप्लाई करने लगे। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं लिखी रहती ना, तो ऑब्वियस सी बात थी कि वो जो लास्ट लाइन निरंजन को पूरी तीनों पनिशमेंट झेलनी पड़ी वगैरह, उसके बाद आप यही जो रिजल्ट निकलता, दैट वुड बी ऑप्शन ई, कि निरंजन जो है वो दोबारा कभी भी गलती नहीं किया। ठीक है, और उसने अच्छा घी बेचना शुरू कर दिया, उसने मिलावट वाला नहीं भेजा। यस तनु? यस मैम, तो स्टोरी में तो निरंजन के अलावा और किसी मर्चेंट का तो वहाँ पे ये नहीं ना किया गया, बस निरंजन के लिए किया गया ना नोटेट। हाँ, निरंजन के बारे में वो स्टोरी बताई गई है, लेकिन उस स्टोरी का वहां पर जो इफेक्ट है, यानी कि मॉरल क्या है उस स्टोरी का, कि आपको कस्टमर को वहां पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, कस्टमर को खराब आइटम, मिलावट वाला आइटम नहीं बेचना चाहिए, ये मॉरल है स्टोरी का। तो इसीलिए वो लाइन स्पेसिफिकली लिखी गई है कि जो वहां की पब्लिक है, उस कंट्री की जो पब्लिक थी, उन सभी को आदत पड़ गई अच्छा खाना खाने की, अच्छा क्वालिटी घी खाने की। तो इसका इम्प्लॉय, मतलब यहाँ पर इम्प्लाई क्या कर रहा है ये स्टेटमेंट? यहाँ पे इम्प्लाई ये कर रहा है कि जितने भी मर्चेंट्स थे उन्होंने अच्छा क्वालिटी, अगर वो ये स्टेटमेंट नहीं लिखा होता कि जो जितनी भी पब्लिक है उन सभी को अच्छा क्वालिटी का घी खाने की आदत पड़ गई हो, ये स्टेटमेंट ना लिखने का मतलब ये है कि निरंजन सुधर गया। पूरी कहानी में यही चीज है, लेकिन वहां पर मॉरल बताने के लिए ये लाइन बताई गई है कि जितनी पब्लिक है उन सभी को अच्छा क्वालिटी घी खाने की आदत पड़ गई। इसका मतलब कि निरंजन के पनिशमेंट से हर एक मर्चेंट जो था उस कंट्री में, उन सभी मर्चेंट्स ने ये लेसन लर्न किया, लेसन सीख ले ली कि हमें कस्टमर को कभी भी धोखा नहीं देना है, अदरवाइज हमारी पनिशमेंट सिवियर होगी। अभी भी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके, चलिए, नहीं है डाउट तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नीचे क्वेश्चन नंबर 18 वगैरह जो है उसमें अलग क्वेश्चन है, वो आपका पैराग्राफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाई डिड द निरंजन सफर 3 पनिशमेंट्स? उसने तीनों पनिशमेंट क्यों सही? ऑप्शन ए, he cheated so many people that his punishment had to be severe. Option B,
Haripant had ordered this so that Niranjan would never repeat his offense. Option C, Haripant wanted to make an example of him so that other merchants would not cheat their customer. Option D, Niranjan could not bear any punishment completely and so he had to undergo all three punishments. And option D, none of the above. Okay, I can see मैम five डी होगा students- मैम, Sorry? डी होगा मैम, क्योंकि वो जानता था हरिपंत निरंजन टॉलरेट नहीं कर पाएगा वो। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर 6 स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है, 5-6 स्टूडेंट ने। यस यस, जल्दी जल्दी आंसर कर लीजिए, 1 मिनट बाद फिर आई विल एक्सप्लेन यहाँ पर क्या हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। सो लेट मी टेल यू द आंसर एंड व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग, अगर कोई और आंसर करना चाहता है तो दे कैन आंसर। देखो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि निरंजन ने आखिर क्यों तीनों पनिशमेंट झेली, ठीक है। तो हरिपंत जो है उसने सोच समझ के तीनों ऑप्शन दिया था उसे, ठीक है। कोई कुछ सोच समझ के उसने बोला होगा कि ये तीनों पनिशमेंट तुम्हें झेलनी है, राइट। तो निरंजन ने क्या किया, निरंजन ने पहला जो ऑप्शन चूज किया था कि वो जो मिलावट वाला घी है वो पिएगा, वो 2 बैरल के बाद नहीं पी पाया, बीमार पड़ गया। दूसरा उसने सोचा कि हंटर वाला पनिशमेंट जो है वो लैशेस ले लेगा, 100 लैशेस ले लेगा, लेकिन वो भी वो 20 लैशेस के बाद परेशान हो गया, पूरा गिड़गिड़ाने लगा, नहीं सह पाया। और एट लास्ट जो उसे 1000 पॉइंट्स देने थे, जो वो रिलेक्टेंट था देने का, वो नहीं देना चाहता था, फिर भी उसे 1000 गोल्ड कॉइन देने ही पड़े। सो यहाँ पर यही जो है कंक्लूजन निकलता है कि निरंजन ने जो बाकी पनिशमेंट है लेने की कोशिश की, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया, इसीलिए उसे तीनों पनिशमेंट झेलनी पड़ी। सो आंसर वुड बी डी ऑप्शन। वो तीनों में से पहला 2 पनिशमेंट उसने जब चूज किया तो वो कंप्लीट नहीं कर पाने की वजह से उसने लास्ट में 1000 पॉइंट्स उसे फाइन भरना पड़ा। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? नो मैम। ओके, नहीं है डाउट। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू द मीनिंग। तो ये जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते हो कि पैराग्राफ से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है, ठीक है मैम डी हो गया आर्यन सेटल का। हाँ, लेट मी जस्ट टेल द क्वेश्चन देन यू कैन आंसर। तो यहाँ पर वर्ड जो है दैट मीन्स आपको वर्ड मीनिंग फाइंड करना है सेटल का सिमिलर मीनिंग वाला, यानी कि ये जो ऑप्शंस में गिवन है इनसे सिमिलर होना चाहिए आपका सेटल का मीनिंग, ठीक है। पहला है रिजॉल्व, दूसरा है ऑक्यूपाई, तीसरा है कॉम्प्रोमाइज, फिर अरेंज और फिर क्वाइट। इन पांचों में से कौन सा वर्ड है? ऑक्यूपाई बी मैम रिजॉल्व। ओके, तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। यस, 6 आंसर्स आई हैव राइट नाउ। एनीवन एल्स आंसर? सेटल से मिलता जुलता मीनिंग वाला वर्ड, मिलता जुलता, सिमिलर है, सेम नहीं, मिलता जुलता मीनिंग वाला वर्ड खोजना है आपको। Okay, so a lot of students have already answered, so let me start explaining here. सेटल का मतलब क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। सेटल का मतलब होता है, देखो जैसे पैराग्राफ में अगर हम चूज करें पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो पैराग्राफ में क्या क्या चीजें यहाँ पर मेंशन थी, सेटल में क्या मेंशन था। पैराग्राफ एक बार अगर हम देखें तो लेट मी शेयर दैट विद यू। देखो यहाँ पर पैराग्राफ में सेटल जो है वो यहाँ पर मेंशन है, फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हरिपंत verdict was
were always just, and people from all over the country, vast kingdom, came to him in order to settle their disputes. ठीक है, यानी कि जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है उससे शांत करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए लोग जो है हरिपंत के पास दूर दूर से पूरे किंगडम में आते थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेटल का मीनिंग जो है, जो एक्चुअल मीनिंग भी होता है सेटल का, दैट मीन्स सेटल का मतलब होता है कहीं सेटल हो जाना। ठीक है, कहीं सेटल हो जाना, इसका मतलब कि वहां पर आप जाके बस गए। ठीक है, दूसरा मीनिंग होता है सेटल का कि आपने जो भी प्रॉब्लम था किसी भी रीजन से, किसी भी तरीके से, ठीक है, आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि आपने कैसे सॉल्व किया, सिर्फ आपने इतना बताया कि ये प्रॉब्लम थी और हमने वहां पर सोल्यूशन निकाल लिया। सुनिश्चित करना मैम, सॉरी, सुनिश्चित करना हो सकता है इसका सेटल का। मैम रुकना भी हो सकता है। क्या हो सकता है? रोल नंबर 22 क्या बोले थे बच्चे? मैम सेटल का मीन्स रुकना भी तो हो सकता है ना। वही तो मैंने बोला, रुकना हो सकता है, मतलब जहां पर मान लीजिए कि मैं अभी पटना में हूँ, मैं पटना में अगर सेटल हो गई, इसका मतलब क्या कि मैंने यहीं आके मैं यहीं रह रही हूँ, मेरा सब काम यहीं से हो रहा है, राइट, यही मतलब हुआ। हाँ, तो ये भी मीनिंग होता है, लेकिन सेटल का और एक मीनिंग होता है, दैट इज कि आपने कोई भी प्रॉब्लम को, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे आप झगड़ा कर रहे हो, चाहे आपका ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, उसको किसी भी तरह सॉल्व कर लिया, तो उसे आप सेटल सेटल करना बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रिजॉल्व का मतलब होता है, रिजॉल्व मतलब सॉल्व करना। ठीक है, रिजॉल्व एंड सॉल्व आर सेम थिंग, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। ठीक है, रिजॉल्व एंड सॉल्व आर सिमिलर मीनिंग वर्ड। सॉल्व का मतलब होता है सोल्यूशन निकालना किसी भी प्रॉब्लम का, रिजॉल्व का भी मतलब वही होता है। रिजॉल्व जो होता है, रिजॉल्व कभी भी रेजोल्यूशन के लिए भी यूज होता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि कुछ निश्चित, कुछ ठान लेना भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिजॉल्व का मतलब जो है, सिर्फ रिजॉल्व अगर यूज कर रहे हो, सिर्फ रिजॉल्व का मतलब होता है कि आपने कोई भी परेशानी आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, रिजॉल्व बेसिकली यूज होता है जब आपकी प्रॉब्लम जो है वो रियल लाइफ रहे। ठीक है, मान लीजिए आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वहां पर आप कभी भी रिजॉल्व वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई से रिलेटेड है, वो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स है जिनको आप सॉल्व कर रहे हो। लेकिन जो परेशानियां रियल लाइफ में रहती हैं, उन्हें जब सॉल्व करते हो तो आप रिजॉल्व वर्ड यूज करते हो। ठीक है, ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है कि वहां पर वो जगह ले लेना। ठीक है, अगर ये टेबल पे मैं क्लास ले रही हूँ, तो ये जगह मैंने ऑक्यूपाई कर रखी है। ये चेयर पे मैं बैठी हूँ, तो मैंने ये जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, यानी कि मैं अभी यूज कर रही हूँ। टेम्पररी हो, परमानेंट हो, दैट इज नॉट द इशू। मैं अभी ये चीज यूज कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रखा है मैंने इस चेयर को। आई हैव ऑक्यूपाइड दिस चेयर, मतलब मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है इस चेयर को, मैं बैठी हूँ अभी इस चेयर पे। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि किसी तरह, ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप दो व्यक्ति में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, किसी भी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। मान लीजिए कि आपको बिस्किट का एक पैकेट ही शेयर करना है, उसको लेके झगड़ा हो रहा है। अब बिस्किट के पैकेट में मान लीजिए कि 5 बिस्किट बचे हैं, अब उसको कैसे शेयर करना है, ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी अपना, जैसे भाई बहनों में झगड़ा होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, या ब्रदर ब्रदर्स में, या सिस्टर सिस्टर्स में झगड़ा होता है कि मैंने तुम्हारा वो वाला काम किया था, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा करके बहुत झगड़ा हो रहा है। ठीक है, अब आपने कॉम्प्रोमाइज क्या किया, मम्मी क्या करती है, मम्मी अगर आ जाएगी, 2 बिस्किट आपको दे दिए, 2 बिस्किट आपकी बहन भाई को दे दिए, जो भी है, बहन है चाहे भाई है, उनको दे दिए, और 1 बिस्किट खुद खा लिया उन्होंने। ये हो गया कॉम्प्रोमाइज, यानी कि ना इसको ज्यादा मिला ना उसको ज्यादा मिला, दोनों को बराबर मिला। या फिर वो क्या करेंगी, आधा आधा, यानी कि 2.5 बिस्किट आपको दिया, 2.5 बिस्किट आपके सिबलिंग को दिया, जो भी आपका भाई चाहे बहन, जो जिससे भी लड़ रहे हो, उनको दे दिया। तो यानी कि किसी भी तरह इस सोल्यूशन का प्रॉब्लम जो है, ठीक है, या तो दोनों को बराबर दे दिया जाए, या फिर हो सकता है कि अगर रियल लाइफ इशू अगर आप इसको करेंगे, रियल लाइफ इश्यूज में कहते हैं कि मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट में शेयर होल्डर्स जो हैं, ठीक है, 7% शेयर होल्डर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चेंज होना चाहिए, और 6% शेयर होल्डर्स जो हैं
वो कह रहे हैं कि ये चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 ही % का डिफरेंस है, वो 1% CEO बना रहा है, ठीक है, वो भी कह दे रहा है कि चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल टाइप ऑफ मेजरमेंट हो गया, 7% लोग कह रहे हैं नहीं होगा, 60% लोग कह रहे हैं होगा। तो यहाँ पर रिजॉल्व नहीं कर सकते हो आप, सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कैसे कॉम्प्रोमाइज करोगे? जहां पर मिनिमम क्या कहते हैं उसको, मिनिमम लॉस होगा। जिस चीज में मिनिमम लॉस होगा उस चीज को इवेलुएट करके वो चीज होगी आपकी, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। यानी कि आप मिनिमम लॉस का सिचुएशन जो है वो फाइंड आउट करके वो सोल्यूशन चूज करते हो। यानी आप स्पेसिफिक कोई एक सोल्यूशन चूज कर रहे हो किसी भी प्रॉब्लम का जहां पे मिनिमम लॉस हो, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर सोल्यूशन निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपके भाई बहन की लड़ाई में क्या किया मम्मी ने, कि या तो आपको दोनों को 2-2 दे दिए, इक्वल अगर बांट दिया तो दोनों में झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन वहां रियल लाइफ सोल्यूशन में अगर 7% लोग अगेंस्ट है, 7% लोग उसके फेवर में है, तो इस केस में सोल्यूशन जो है वो इस तरह नहीं निकल सकता है कि आप दोनों को खुश करें। दोनों को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना होगा और मिनिमम लॉस वाला सोल्यूशन हमें चूज करना होगा। इसका मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज करना। अरेंज करने का 2 मीनिंग हुआ। अरेंज करना, जैसे ये मेरा डेस्क है तो मुझे ये अरेंज करना है, मतलब मेरा जो सामान है उसने मैंने यहाँ पर डायरी रखी है, मेरा यहाँ पर फोल्डर है, मेरा यहाँ बुक रखा हुआ है, तो इसको मैंने अच्छे से सजा के रख दिया, तो अरेंज करके रख दिया, ठीक है। या फिर मुझे क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो मैंने खुद से ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला, मैंने किसी और को कह दिया और उसने मुझे अरेंज करके लाके दे दिया, तो इसको भी अरेंज करना कहते हैं। दोनों अरेंज का मीनिंग हो सकता है। क्वाइट मतलब शांत रहना, दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ द क्वाइट। तो यहाँ पर जो सबसे सिमिलर मीनिंग है सेटल का, दैट इज रिजॉल्व, ठीक है। रिजॉल्व एक लौता वर्ड है जो सबसे सिमिलर मीनिंग कर रहा है सेटल का। सेटल मतलब क्या होता है? देखो, सेटल और कॉम्प्रोमाइज में यहाँ पे डाउट मत रखना। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कि आप मिनिमम लॉस वाला सोल्यूशन चूज कर रहे हैं। सेटल और रिजॉल्व का मतलब होता है कि आप कोई भी रास्ता अपनाएं, आपने जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल दिया। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को भी? मैम अरेंज क्यों नहीं हो सकता है? अरेंज का मतलब बच्चे, अरेंज का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज है यहाँ पर अच्छे से सजा के रख दी है, या फिर आपको कुछ चाहिए था वो आपने कहीं से भी लाके ले आए हैं, ठीक है। अरेंज करने का मतलब होता है कुछ चाहिए आपको जो आप ले आए हो, या फिर मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन जुगाड़ करना है, में। अरेंजमेंट करने हैं। अरेंजमेंट करना मतलब क्या हुआ कि आपको सामान जैसे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए आपको कप्स लाने होंगे, सजावट करनी होगी, बलून्स लाने हैं, केक लाना है, ये अरेंजमेंट करना होगा। यानी कि आपको कुछ चाहिए जो आप कहीं से अरेंज करके ला रहे हो, ठीक है। तो सेटल का मतलब ये नहीं होता है। सेटल का मतलब होता है कि आपने जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला। किस तरीके से निकाला ये मैटर नहीं करता है, आपने बस सेटल कर दिया, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? नो। श्योर? चलिए, कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2-3 इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ये आपको वर्ड मीनिंग के लिए रहने चाहिए, ठीक है। इससे वोकैबुलरी भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है, और आपको पता भी चलेगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाला जो क्वेश्चंस आता है वो भी हेल्पफुल करे, वो भी इस चीज के लिए हेल्प करेगा। जो वर्ड है दैट इज चीटेड, और इसका सिमिलर मीनिंग वर्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए है अनफेथफुल, ऑप्शन बी है ब्लेम्ड, ऑप्शन सी है एक्सप्लॉइटेड, ऑप्शन डी है प्रिवेंटेड एंड ऑप्शन ई है डॉज्ड। मीनिंग मैं अभी नहीं समझा सकती क्योंकि फिर आपको ऑप्शन पता चल जाएगा सही ऑप्शन। तो जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप फाइंड आउट करके यहाँ पर, चीटेड से सेम सिमिलर मीनिंग होना चाहिए, सेम नहीं, पूरा सेम नहीं, सिमिलर, उसके जैसा। जो मीनिंग चीटेड का होता है वही मीनिंग उस वर्ड का होना चाहिए जो इस ऑप्शन में से आप चूज करेंगे। थिंक केयरफुली, थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि क्या हमने पढ़ा है। चीटेड का मतलब तो मेरे ख्याल से बहुत लोग समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो वो याद करो कि यहाँ पर निरंजन वाली स्टोरी में चीटेड वर्ड यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ, तो वो सारी चीजें आप याद करके यहाँ पर बाकी वर्ड मीनिंग से रिलेट कर सकते हैं।
यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 1 मिनट वेट करूंगी, फिर आप लोग को फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि क्या इश्यूज है। यस, आई ओनली हैव 3 आंसर्स। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर कर लीजिए ताकि मैं फिर समझा सकूं आपको। डोंट वरी, अगर गलती होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है। जो भी आपको लग रहा है वो आंसर आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए, बाकी लोग आंसर जब तक कर रहे हैं, जब तक मैं यहाँ पर सोल्यूशन आपको बताती हूँ कि कौन से वर्ड का क्या क्या मीनिंग है। पहला वर्ड है, देखो, चीटेड का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया। चीटेड का मतलब किसी को चीट करना, यानी कि धोखा देना। ठीक है, जैसे निरंजन ने क्या किया था, निरंजन ने मिलावट वाला घी सबको बेच रहा था, यानी कि वो बिना बताए कुछ काम कर रहा है जिससे कस्टमर्स का नुकसान हो रहा था, तो उसे चीटेड कहेंगे, उसे धोखा देना कहेंगे। ठीक है। ऑप्शन ए, दैट इज अनफेथफुल। फेथ का मतलब होता है भरोसा। ठीक है, आपको भगवान में फेथ होना चाहिए, यानी कि आपको भगवान में भरोसा होना चाहिए। ठीक है। अनफेथफुल का मतलब होता है कि जहां आप फेथ नहीं रख सकते हो, या जहां आपका फेथ नहीं है। ठीक है, यानी कि आप जहां भरोसा नहीं कर सकते हो, या जहां आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने किसी का भरोसा नहीं रखा। ठीक है, किसी ने आप पे भरोसा किया और आपने उनका भरोसा नहीं रखा। ठीक है। ब्लेम्ड का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना। ठीक है, ब्लेम्ड का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना। मान लीजिए कि मैंने, अगर यहाँ पर मुझे किसी एक पर्सन ने मुझे ब्लेम किया कि इन्होंने अपना काम सही से नहीं किया, तो ये इल्जाम लगाना हुआ, तो मुझे ब्लेम किया गया। ठीक है, ब्लेम्ड का मतलब होता है जिसपे आप इल्जाम लगा रहे हैं। एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है जिसको आप जिसकी मजबूरी का अगर आप फायदा उठा रहे हो। कोई इंसान अगर मजबूर है, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई ऐसा चीज है जो आपको चाहिए और वो नहीं देना चाहता है, लेकिन फिर भी आप उसको मजबूर कर रहे हैं, आप उसको धमकी दे रहे हैं, आप उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, या आप उससे परेशान कर रहे हैं, ये सभी चीज एक्सप्लॉइटेशन में आता है। अंडरस्टूड? या फिर यस मैम। हाँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ जगह ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कुछ, जैसे गलत इंफॉर्मेशन आपको पास करके, ठीक है, जैसे एडवर्टीजमेंट में किया जाता है, आपको बहुत कुछ एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल किसी प्रोडक्ट में कितना केमिकल यूज हो रहा है, कितना साइड इफेक्ट हो सकता है उसका आपके हेल्थ के ऊपर, फिजिकल चाहे आपका इंटरनल हेल्थ हो, चाहे अपीयरेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये चीज आपको नहीं बताई जाती है। तो ये भी जो है, ये भी आपका एक्सप्लॉइटेशन ही है एक तरीके से, जहां पर आपको बिना बताए आपको नुकसान करने वाला कोई चीज आपको दिया जा रहा है। अंडरस्टूड? प्रिवेंटेड का मतलब होता है बचाव करना। ठीक है, प्रिवेंटेड का मतलब होता है, एक्सप्लॉइटेड मतलब बताया ना बच्चे, जहाँ मजबूरी का फायदा उठाते हैं आप किसी की मजबूरी का, चाहे वो नहीं जान रहा हो, किसी को नहीं जानकारी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी को नहीं पता कि लोन कैसे लेते, और आपने उसे धोखा देके, यानी कि बस बता दिया कि सबसे देखो, सबसे नीचे जो रेट होता है वो 13%, 14% ही होता है, उससे ज्यादा कहीं नीचे नहीं मिलता है तुमको लोन। सबसे सस्ता लोन यहीं पे तुम्हें मिल रहा है 15% इंटरेस्ट का। और
ये बोल के आपने किसी को लोन दे दिया, तो नहीं जानकारी होना भी किसी की मजबूरी है और आपने उस मजबूरी का फायदा उठाया, सो दैट रिप्रेजेंट्स एक्सप्लॉयटेशन। प्रिवेंटेड का मतलब होता है बचाव करना या बच जाना, ठीक है। प्रिवेंटेड मतलब आई प्रिवेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बाय नॉट ईटिंग अनहेल्दी फूड, मतलब मैंने अनहेल्दी फूड खाना छोड़ दिया ताकि मैं कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल से बच सकूं, ठीक है। तो प्रिवेंट मतलब कुछ भी नहीं होने देना, मतलब प्रिवेंट करना, ठीक है। ही प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग आउटसाइड, मतलब उसने हमें रोक दिया बाहर जाने से या नहीं बाहर जाने दिया किसी वजह से, ठीक है। किसी भी चीज को रोक देना, नहीं कर पाना, उसे प्रिवेंट कर देना, ठीक है। डॉज्ड का मतलब होता है बच जाना, ठीक है। डॉज्ड अ बुलेट, ये फ्रेज अगर कहीं आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है कि आपने जो है, जो भी परेशानी थी, ठीक है, ये स्पेसिफिकली इसका ये मतलब नहीं होता है कि बुलेट से ही आप बच रहे हैं। इस फ्रेज का मतलब होता है कि कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और उससे आप बच गए, ठीक है। डॉज द बुलेट आपका यूज हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोरोना के केस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन भर बाहर घूमते थे, उसके बावजूद वो लोग को कोरोना नहीं हुआ क्योंकि वो अपना ध्यान रखते थे। तो दे डॉज्ड अ बुलेट का मतलब कि इतना कुछ करने के बाद भी उन्हें परेशानी नहीं हुई, उन्हें कोरोना बीमारी नहीं हुई, तो दे डॉज्ड अ बुलेट। तो डॉज्ड का मतलब होता है, डॉज का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना, तो डॉज का मतलब होता है कि कोई भी परेशानी आपके तरफ आ रही है, परेशानी फिजिकल हो सकती है या फिर मेंटल हो सकती है, और उससे आप हट जाओ, ठीक है। जैसे डॉज बॉल एक गेम होता है, उसका मतलब क्या होता है कि बॉल आपकी तरफ फेंका जा रहा है और आपको वहां से बचना है, कि बॉल आपको ना लगे, तो उसे डॉज बॉल का एक गेम होता है। तो डॉज का मतलब होता है कि कोई आपके तरफ परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल या फिर मेंटल, और उससे आप बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ चीटेड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है, चीटेड का मतलब धोखा देना हुआ, तो जो सबसे सिमिलर वर्ड मीनिंग यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है अनफेथफुल से। तो दैट इज योर आंसर। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। Is there specific doubt? Any specific doubt? No, ma'am. नहीं है तो let's move on to the next question. Next question आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड का आपको यहाँ पे जो वर्ड का आपको स्पेसिफिक मीनिंग खोजना है वो है, मैम बी होगा 1 20 minute, let me just share the screen first. कुछ बच्चे देखे भी नहीं है अभी क्वेश्चन। यस, 20 क्वेश्चन नंबर है सफरिंग, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड है उसको यूज करना है वो है सफरिंग, ठीक है। इसका मीनिंग आपको सेम मीनिंग वाले वर्ड यहाँ पर खोजने हैं। ए मैम है, बी। हाँ 1 मिनट। ए है हार्डशिप, मैम बी है डिस्ट्रेसिंग, सी है हर्टिंग, डी है एक्सपीरियंसिंग और ई है ट्रबल। यस, ए ए, ओके। यस, रोल मैम नंबर, बोलो बच्चे। मैम सफरिंग मीन्स कष्ट होता है ना? I'll explain it. अभी एक्सप्लेन मतलब बता दूंगी तो फिर आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है। I'll explain it once you give me the answer. मैम Most of बी the होगा। दे चुके हैं। क्या बोल रहे बच्चे? मैम बी होगा इसका। ओके, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर मुझे ऑलरेडी आ चुका है। आई एम स्टिल गिविंग यू 1 मिनट ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं वो भी आंसर कर पाए। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, तो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग हियर। ओके, चलिए, तो यहाँ पर सफरिंग का मतलब होता है, सफरिंग का एग्जैक्ट मीनिंग आप डिक्शनरी मीनिंग अगर देखोगे
तो कोई भी नेगेटिव चीज से, ठीक है, चाहे नेगेटिव इमोशन हो, चाहे कोई नेगेटिव प्रॉब्लम हो, उससे गुजरने को सफरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बीमार पड़ते हो तो यू आर सफरिंग फ्रॉम अ फीवर, ऐसा लिखते हो ना। तो सफरिंग फ्रॉम मतलब क्या हुआ कि आप उस बीमारी से गुजर रहे हो। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है जो आप परेशान कर रही है, तो दिस प्रॉब्लम, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, मान लीजिए पढ़ाई से रिलेटेड कोई स्ट्रेस है, ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस मतलब होता है परेशान होना। ठीक है, स्ट्रेस जो है उसे नेगेटिविटी से पहले, ठीक है, अब जो है स्ट्रेस जो है अब जाके बहुत ज्यादा नेगेटिव होने लगा है। लेकिन स्ट्रेस का मतलब होता है जब आप किसी बात को बहुत सीरियस लेते हो और उसके बारे में थोड़ा सा परेशान रहते हो। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो होता है वो पॉजिटिव भी रहता है, लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाने के कारण हमेशा नेगेटिव से जुड़ा रहता है। हालांकि स्ट्रेस का मतलब नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो सफरिंग का मतलब कि आप किसी भी नेगेटिव चीज से गुजर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो फिजिकल बीमारी हो, चाहे वो मेंटल इशू हो, किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी नेगेटिव प्रॉब्लम से आप वहां पर गुजर रहे हैं, उस ड्यूरेशन को आप सफरिंग कहेंगे। ठीक है, ए वर्ड जो है यहाँ पर, ए ऑप्शन में जो वर्ड है दैट इज हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाइयां। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स दैट आई हैव टू ओवरकम टू गेट सक्सेस। मतलब सक्सेस पाने के लिए आपने बहुत सारी हार्डशिप्स ओवरकम। तो हार्डशिप का मतलब होता है वो कठिनाइयां जिसको पार करने के बाद आप जो है सक्सेस पाते हैं, या आपको कोई भी सोल्यूशन मिलता है, आपको जो भी गोल है वो मिलता है। ठीक है, डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है मेंटली परेशान रहना। ठीक है, मेंटली परेशान रहने को डिस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा आपको डिसीजन लेना है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो उसे आप डिस्ट्रेसिंग कहेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा ओवरवर्क हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा काम दिया जा रहा है एक ही बार करने के लिए, और उसकी वजह से आप परेशान हैं, तो आप डिस्ट्रेसिंग कहेंगे। यानी कि किसी भी तरह का नेगेटिव मेंटल इमेज अगर आपका है, या नेगेटिव किसी दिमाग में आपके कुछ नेगेटिविटी हो रही है, नेगेटिव इमोशंस हैं आपके मन में, तो वो सारी चीजें डिस्ट्रेसिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। अंडरस्टूड? सी ऑप्शन मतलब हर्टिंग। हर्टिंग मतलब चोट पहुंचना। ठीक है, या चोट लगना या दर्द होना। ठीक है, ये हर्टिंग वर्ड भी मेंटल और फिजिकल दोनों होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको किसी ने इंसल्ट किया, तो आप मेंटली हर्ट हो रहे हैं, आपको मेंटली बुरा लग रहा है कि उस पर्सन ने मुझे इंसल्ट किया। अगर आपको चोट लग गई तो आप फिजिकली हर्ट हो रहे हैं कि घुटने में चोट लग गई है, तो घुटना दर्द कर रहा है। तो दर्द करना, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, वो हर्टिंग कहलाता है। ठीक है, एक्सपीरियंस मतलब कुछ भी करके देखना। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक नया ऐप बनाया है, तो ऐप डेवलपमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। छोटा एक्सपीरियंस क्या, मान लीजिए कि आपने किसी ने कोई वाटर पार्क गया है यहाँ पर, कोई एक ऐसा स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट है, कोई वाटर पार्क गया है कभी? कोई नहीं गया? नो मैम। चलिए, नहीं गया Yes, ma'am. गए हो। तो अगर आप गए हो तो आपने वहां पर वाटर पार्क का एक्सपीरियंस किया है, यानी कि वो कैसा होता है, उसको आपने फन लगता है या नहीं अच्छा लगता है, वो सारी चीजें आपने एक्सपीरियंस की है। अगर आप नहीं गए हो तो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। आप टहलने जाते हो, जैसे बहुत लोगों का मन होता है कि अच्छा मौसम है अगर तो टहलने निकलेंगे, तो ये आपका एक्सपीरियंस है कि आपने एक्सपीरियंस किया है। कॉलेज लाइफ आपने एक्सपीरियंस किया है, स्कूल लाइफ आपने एक्सपीरियंस किया, मतलब जो भी चीज आप करते हैं वो सारी चीजों का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसे एक्सपीरियंस कहते हैं। ट्रबल का मतलब अगेन कठिनाइयां, जो भी परेशानी है। ठीक है, मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। ठीक है, मान लीजिए ट्रैफिक लगा है रोड पर, आप आगे नहीं जा रहे हैं, तो ये आपका ट्रबल है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कोई रेगुलरली एवरीडे लाइफ में इंसल्ट करता है, तो आपका मेंटल ट्रबल है। ठीक है, कोई भी परेशानी चाहे मेंटल है चाहे फिजिकल है,
उस परेशानी को हम ट्रबल कहेंगे। तो यहाँ सफरिंग जो है, सफरिंग का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी नेगेटिव चीज से, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो, उससे गुजरने को हम सफरिंग कहते हैं। ठीक है, उस चीज को सहने को, जैसे सहना, ठीक है, सफरिंग मतलब सहना होता है। तो सहते हैं किस चीज को? नेगेटिव चीज को। ठीक है, आप खुशी को सहते थोड़ी हो, आप गम को सहते हो, यानी कि सैडनेस को सहते हो, यानी कि जितनी नेगेटिव चीजें हैं उसे आप बर्दाश्त करते हो, उसे आप सहते हैं, तो उसे हम सफरिंग कहते हैं। ठीक है, तो सफरिंग से सबसे मिलता जुलता वर्ड कौन सा हुआ यहाँ पर? कैन यू रिपीट इट? ट्रबल। 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 ट्रबल हुआ? तनु नहीं तुमको मैम, बी मैम होगा, मैम हार्डशिप होगा। डिस्ट्रेसिंग हो मैम। डिस्ट्रेसिंग होगा मैम। मैम डिस्ट्रेसिंग होगा मैम, ऑप्शन बी। ओके, यस, द ऑप्शन अभी दैट आप इज बोले ना कि जैसे कि हाँ। मेंटली कुछ प्रॉब्लम होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है वो मैं बता देती हूँ। अगर हार्डशिप, हार्डशिप कठिनाइयों को बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे परेशानी है कि मेरा एक काम है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो हार्डशिप है। लेकिन उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, मुझे अंदर से तकलीफ हो रही है कि ये मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ये डिस्ट्रेसिंग हो गया, क्योंकि ये मेंटल स्ट्रेस है। ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेस जो भी है आपका, दैट इज डिस्ट्रेसिंग। एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, उसकी वजह से जो मुझे स्ट्रेस हो रहा है उससे मैं सफर कर रही हूँ, विच इज इक्वल टू डिस्ट्रेसिंग। ठीक है, हर्टिंग जैसे कि मैंने बताया, दर्द होने को हर्टिंग कहते हैं। एक्सपीरियंस लाइफ में आप हैप्पी और सैड दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं, तो यहाँ सैडनेस को सिर्फ नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इस एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही ब्रॉड सेक्शन है, उसके अंदर सफरिंग आता है बहुत नीचे। ट्रबल मतलब, अगेन, ट्रबल एंड हार्डशिप आर सिमिलीज। ठीक है, आपको अगर सिनोनिम लिखना है तो हार्डशिप और ट्रबल आर सिनोनिम्स। तो हार्डशिप का मतलब अगर कठिनाई है, तो ट्रबल का भी मतलब कठिनाई है। अभी भी किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। किसी को भी कोई परेशानी है तो पूछ लो, आई विल गिव यू एग्जांपल्स फॉर अदर थिंग्स आल्सो। चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम डू वी हैव? चलिए, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन जब तक आप लोग ये सॉल्व करेंगे तब तक मैं फिर यहाँ पर अटेंडेंस लगा दूंगी आपको। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। यहाँ पर आपको दोनों में ऑपोजिट मीनिंग, यानी कि जो वर्ड यहाँ पर लिखा गया है, कौन से वर्ड लिखे गए हैं? मैम बेस्ट, बी होगा। हाँ, बेस्ट और अनयूज्ड, इनके ऑपोजिट, यानी कि बिल्कुल जो उसके विरोध हैं या फिर उसके अगेंस्ट हैं, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड ढूंढना है। फाइंड आउट करिए जब तक, फाइंड आउट करिए जब तक मैं यहाँ पर आपका अटेंडेंस लगाती हूँ। दोनों वर्ड का 21 का भी 22 का भी यहाँ पर आंसर आप चैट बॉक्स में लिख दो। और अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आंसर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं। तो किस रीजन से नहीं कर रहे हो आंसर वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन थोड़ा पार्टिसिपेटिव होने का कोशिश करिए क्लास में। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा और मुझे भी पता चलेगा कि बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं कुछ। ओके, 1 2 3 4 आंसर आए मेरे पास। एनीवन एल्स? चलिए, बहुत बच्चे आंसर कर ही रहे हैं, तो थोड़ा देर और वेट कर लेती हूँ जब तक आप लोग आंसर करेंगे। अटेंडेंस मैंने ले लिया है तो उसका टेंशन मत करिएगा। एंड वन मोर थिंग, ये क्लासेस जो हैं ये आपके सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, तो आप जाके वहाँ पर देख भी सकते हो। जो भी स्टूडेंट जिनका बीच में कभी छूट जाता है, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्लास में
पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद आंसर करना शुरू किया। तो अगर आपका मान लीजिए पिछले क्लास वाला छूट गया है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो कि क्या पढ़े थे, या फिर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स से वो पैराग्राफ मांग सकते हो, ठीक है। या फिर ये पीडीएफ जो है ये मैं आपको सेंड कर सकती हूँ अगर आप चाहो तो। इसमें एक ही पैसेज है, इसमें क्वेश्चंस है और इसमें आंसर भी है। एक्सप्लेनेशन तो नहीं है लेकिन कम से कम आंसर है। चलिए, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो जब तक आप कर रहे हैं मैं यहाँ पर समझाती हूँ आपको। पहला आपका वर्ड है दैट इज बेस्ट। बेस्ट का मतलब देखो, बेस्ट सबसे पहले तो आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी कि इसको आप किसी भी क्वालिटी के बारे में बताने के लिए, क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। और ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि सबसे एक्सट्रीम कंपैरिजन जब आप कर रहे हो। एक्सट्रीम कंपैरिजन का क्या मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा कंपेयर कर रहे हो कि या तो सबसे अच्छा है या फिर सबसे खराब है। इस तरह का जब कंपैरिजन, बहुत ही ब्रॉड सेक्शन में कंपैरिजन हो रहा है, तब आप सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो, जो कि बेस्ट है। और बेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा अच्छा किसी एक कैटेगरी में, चाहे वो कैटेगरी पूरे वर्ल्ड की हो, कंट्री की हो, स्टेट की हो, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की हो, उसमें एक क्लास की हो, कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो। आपका बेस्ट का मतलब आपको लगता है कि आपने इससे बेहतर कहीं देखा ही नहीं है। बेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर एक्चुअल में उससे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। कहीं भी अगर आप बेस्ट वर्ड देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे अच्छा कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि या तो आपने एक सर्वे किया जिसके अकॉर्डिंग इतने % लोग जो हैं वो सोचते हैं कि ये सबसे अच्छा है, तब आपने बेस्ट उसे बोला है, या फिर आपने किसी एक कैटेगरी में डाला है और किसी कुछ लोगों का ओपिनियन है कि वो सबसे बेस्ट है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि एक्स जो चीज है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई एक ड्रेस हो सकता है, कोई एक पर्सन हो सकता है, कुछ भी एक्स है वो सबसे बेस्ट है, तो ये मेरा ओपिनियन है। जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वो बेस्ट चीज हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं एक एक्स कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ अपने शैम्पू, एज अ शैम्पू यूज कर रही हूँ, एक्स कंपनी है, तो मेरे लिए हो सकता है कि वो बेस्ट है, तो मैं बोलूंगी कि मेरे लिए ये बेस्ट क्वालिटी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई जो यहाँ पर है वो वही क्वालिटी का यूज करे या वही ब्रांड का यूज करे, ठीक है। तो बेस्ट जो है वो रिलेटिव वर्ड होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक किया जाए कि कितने लोगों को एक्स ब्रांड का शैम्पू पसंद है, तो जितने लोगों को वहां पर आएगा उस स्टैटिस्टिक के अगेंस्ट, मान लीजिए 80% आया, 60% आया, मतलब मेजोरिटी अगर आया, तब आप कह सकते हैं कि ये बेस्ट क्वालिटी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो बचे हुए लोग हैं उनको भी पसंद आना ही चाहिए। ये बाकी स्टूडेंट्स का, यानी कि 90% या 80% स्टूडेंट का ये ओपिनियन है कि एक्स ब्रांड जो है वो अच्छा है। तो ये एक्स जो है, सॉरी बेस्ट जो है, ये रिलेटिव होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि होता ही है हमेशा बेस्ट, ये रिलेटिव होता है कि आप किससे पूछ रहे हो। तो पहला वर्ड है, ए वर्ड है, दैट इज डैमेज्ड। डैमेज का मतलब टूटा फूटा, ठीक है। मान लीजिए कुर्सी का एक पैर जो है वो टूटा हुआ है, तो वो डैमेज्ड हो गया, ठीक है। अगर एक शर्ट जो है उसमें छेद हो गया, बहुत दिन से मैं पहन रही हूँ और उसमें छोटे छोटे छेद हो गए, तो वो डैमेज्ड हो गया, ठीक है। इंफीरियर का मतलब होता है कि, इंफीरियर का मतलब होता है जिसमें क्वालिटी जिसकी कम हो या कमजोर हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल ही एक शर्ट लिया और एक दिन पहनने के बाद जब मैंने पहली बार उसे वॉश किया तो उसका कलर पूरा ड्रेन हो गया, ठीक है। मैंने ब्राइट ब्लू कलर का लिया था और वो पूरा डल ब्लू हो गया आफ्टर वॉशिंग। फर्स्ट वॉश के बाद वो पूरा ये हो गया, तब उसकी क्वालिटी खराब है। तो उसे मैं किसी भी और शर्ट से, जो मेरे अच्छे शर्ट हैं जो मैं बहुत दिनों से पहन रही हूँ, उनसे मैं कंपेयर करूंगी, तो वो नए शर्ट की क्वालिटी जो है वो इंफीरियर है उन सभी शर्ट्स से जो बाकी के मेरे अच्छे शर्ट्स हैं, अच्छे ब्रांडेड हो सकते हैं या फिर कहीं से भी लिया है। जरूरी नहीं है कि ब्रांडेड हो तो ही अच्छे हो, कई बार ब्रांडेड कपड़े भी ऐसे आ जाते हैं कि वो ज्यादा नहीं चल पाते। तो क्वालिटी जो है किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कोई यूज करने वाला सामान हो, खाने वाला सामान हो, कोई भी प्रोडक्ट है,
उसकी कोई एक क्वालिटी या फिर पूरी क्वालिटीज इंफीरियर का मतलब कम है किसी और से जिससे मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। स्पॉइल्ड का मतलब खराब हो जाना, ठीक है। स्पॉइल्ड मिल्क मतलब मिल्क जो है खराब हो गया, दूध जो है वो खराब हो गया या फट गया तो हम स्पॉइल्ड मिल्क कहते हैं। अगर मान लीजिए कपड़े जो हैं, मैंने नए कपड़े पहने और उसके ऊपर केचप का दाग लग गया तो वो स्पॉइल हो गया, मतलब खराब हो गया। ऐसा नहीं कि परमानेंट हुआ या टेम्पररी हुआ, डजंट मैटर। स्पॉइल मतलब खराब हो गया, टेम्पररी हो परमानेंट हो डजंट मैटर, खराब हो गया बस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एक चेयर है, बहुत सुंदर सा उसमें डिजाइन किया गया है, लकड़ी का चेयर है, उसमें ऐसे कार्विंग की गई है और उसमें से एक जगह छोटी सी एक कार्विंग थी, वो टूट गई तो वो स्पॉइल हो गया। पूरा खराब नहीं हुआ लेकिन स्पॉइल हो गया। उसको ठीक कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है, दैट इज अदर, वो अलग बात है। यहाँ पर स्पॉइल मतलब कुछ भी टेम्पररी या परमानेंट खराब हो जाना। डिफेक्टिव का मतलब, डिफेक्टिव जो होता है, डिफेक्टिव दो तरह का होता है। एक तो जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके आया है कोई प्रोडक्ट तो वो भी डिफेक्टिव हो सकता है। एक जो आपको मिलने के बाद या बीच रास्ते में टूट गया तो वो भी डिफेक्टिव हो सकता है। हो सकता है आपको मिलने के बाद वो टूट गया या खराब हो गया तो वो भी डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव मतलब कुछ कमी है उसमें। डिफेक्टिव का मतलब होता है कुछ कमी है, वो पूरा परफेक्ट नहीं है। जो सामान आपके पास आया हो उसमें कुछ कमी है तो आप बोलते हैं कि वो पीस डिफेक्टिव है, ठीक है। मतलब आप मान लीजिए कि आपका कोई सॉफ्टवेयर है तो जो प्रोडक्ट मतलब 0 वैल्यू डालने पर जो आंसर आना चाहिए वो सही नहीं आ रहा है तो वो भी डिफेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। मतलब जो परफेक्टली चलना चाहिए था वैसा नहीं है तो वो डिफेक्टिव है। चीप का मतलब होता है सस्ता। अगर आप इंसानों के बारे में चीप बोल रहे हैं, दैट ही इज अ चीप पर्सन, इसका मतलब वो कंजूस है, ठीक है। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं इसका मतलब वो सस्ता है। चीप का जरूरी नहीं है कि ये मतलब जो है चीप का अगर आप किसी प्रोडक्ट के सामने बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि चीप का मतलब हो कि वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है। चीप का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसका प्राइस कम है, आपको कम पैसे देने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। अगर आप किसी ह्यूमन के साथ चीप लगाते हैं तो इसका मतलब वो कंजूस है, वो आपको ज्यादा पैसे नहीं देगा, ठीक है। अब बेस्ट से जो है पूरा ऑपोजिट जो जा रहा है, बेस्ट का पूरा ऑपोजिट होता है वर्स्ट, राइट। बेस्ट का पूरा ऑपोजिट क्या होता है? वर्स्ट। तो वर्स्ट से सिमिलर मीनिंग वाला आपको वर्ड यहाँ पर खोजना है, जो वर्स्ट से सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बेस्ट जो है वो क्वालिटीज को कंपेयर करने के लिए होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ड है जो क्वालिटी को कंपेयर कर रहा है और नीचा दिखा रहा है? मैम बी, inferior. Option B. Yes, option B, inferior. correct Yes, answer. ma'am. So if you have any doubt regarding this, you can ask me. चलिए, नहीं है No डाउट? मैम, हाँ बोलिए। डाउट नहीं है। नहीं है, चलिए ठीक है, नहीं है डाउट तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे ख्याल से अभी है टाइम हमारे पास। चलिए, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास है। हाँ नेक्स्ट क्लास आपका हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस। आई हैव इसका टेकन करेक्ट ऑप्शन तो बता दीजिए मैम, बाद में एक्सप्लेन कर दीजिए। ए होगा, ए होगा करेक्ट आंसर। यस, ए होगा ऑप्शन।